गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अबाउट अहमदाबाद मोमेंट। मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पर सत्याग्रह भी बताता चल रहा हूँ। मैंने शायद सत्याग्रह आप लोगों को नहीं बताया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ द सत्याग्रह एंड व्हाट इज मीन्स ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी, महात्मा गांधी। तो ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं और आफ्टर दैट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज भी बच्चों रिवीजन क्लास ही है और रिवीजन क्लास का थर्ड वीडियो होगा। थोड़ा सा हम तेजी से रिवीजन करते हैं ताकि हिस्ट्री तो एटलीस्ट रिवीजन कर ही लेंगे दोनों चैप्टर एग्जाम तक। वी विल श्योरली कंप्लीट, वी विल श्योरली रिवाइज द हिस्ट्री पोर्सन बिफोर एग्जामिनेशन, दोनों चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और हम लोग बेटा बीच बीच में जो नेशनलिज्म इन यूरोप का पोर्शन छूटा है उसको भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस वजह से आप लोग कंटिन्यू क्लास करिएगा, वीडियो लेक्चर कंटिन्यू देखिएगा। तो बच्चों मैं बता रहा था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है बच्चों, सत्याग्रह का मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ठीक है, सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ या सिंथेसिस ऑफ द टू वर्ड्स रिक्वेस्ट एंड ट्रूथ। सत्याग्रह रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ का एक सिंथेसिस वर्ड है। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट का मतलब कभी ये डोंट अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ द रिक्वेस्ट दैट सत्याग्रह मीन्स ही इज वीक, नेवर। सत्याग्रही कभी वीक नहीं हो सकता बच्चों। ही इज नॉट ए वीक पर्सन। बट सत्याग्रही के बारे में हम कह सकते हैं कि सत्याग्रही जो होता है वो ट्रुथ के लिए रिजिट होता है, ट्रुथ के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, वो कोई वायलेंसिव मेथड को फॉलो नहीं करना चाहता। ही नेवर लाइक टू द वायलेंस एंड ही नेवर फॉलो द वायलेंसिव मेथड फॉर एनी पर्टिकुलर टारगेट। बट लेकिन उसका एक ही मात्र पर्पज होता है कि किसी भी तरीके से ट्रूथ जो हकीकत है उस पर रिजिट रहना। एंड सत्याग्रही कभी किसी से डरता नहीं है। तो सत्याग्रही इज द सिंथेसिस ऑफ टू वर्ड्स। ट्रूथ मीन्स रियलिटी एंड मीन्स रिक्वेस्ट। ग्रह मतलब आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड नेवर अंडरस्टूड टू दिस दैट सत्याग्रही फियर टू एनीवन। सत्याग्रही किसी से नहीं डरता बट ही इज रिजिड फॉर द ट्रूथ, ही फाइट फॉर द ट्रूथ बाय नॉन वायलेंसिव मेथड। महात्मा गांधी का यही कहना था कि नॉन वायलेंस इट वाज ए वेरी पावरफुल वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। तो वो सत्याग्रही हमेशा नॉन वायलेंस को, या महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वो हमेशा नॉन वायलेंस के थ्रू ट्रूथ के लिए स्ट्रगल करना बाय नॉन वायलेंस वे इज नोन एज ए सत्याग्रह। तो इस तरीके से बच्चों ये सत्याग्रह है। फिर आप लोगों ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का मोमेंट कंप्लीट किया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेटा पढ़ेंगे रोलट एक्ट। जब मैंने बताया था बच्चों कि 1918 में हमारा अहमदाबाद मोमेंट हुआ था। 1980 में अहमदाबाद मोमेंट हुआ था। अहमदाबाद मोमेंट हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मोमेंट कंप्लीट हुआ था बच्चों। तो 1918 में अहमदाबाद मोमेंट के बाद फिर 1918 में वर्ल्ड वार भी एंड हो जाता है। और वर्ल्ड वार में गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हमने बताया था इसी वजह से उन्हें सर्जेंट की टाइटल भी दी गई थी, क्योंकि ही वॉज promoting, he was encouraging to the Indian people to join the British army and to help the Britishers so that they can win the world war। बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट यही था कि जो हमारा अलायंस ग्रुप था उसने एक्सेस ग्रुप को डिफीट किया। मींस जो इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, लेटर ऑन ज्वाइंड बाय अमेरिका का जो ग्रुप था उसने डिफीट किया, अमेरिका को डिफीट किया। और अमेरिका को डिफीट करने को एक्सिस पावर को डिफीट किया। और एक्सिस पावर मैं अमेरिका को बोल गया कि अमेरिका को डिफीट किया, तो अमेरिका नहीं डिफीट किया बेटा, अमेरिका को नहीं डिफीट किया बल्कि एक्सिस पावर को डिफीट किया। एक्सिस पावर में जो थे वो था बच्चों जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये बच्चों एक्सिस पावर के मेन कंट्रीज थे, इनको डिफीट किया। आफ्टर इस वर्ल्ड वार के बाद बेटे इंडियंस भी काफ़ी हद तक दे स्टार्टेड टू इमेजिन अबाउट सम पार्ट ऑफ फ्रीडम। मतलब कंप्लीट फ्रीडम की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दे वर डोमिनियन स्टेट्स, या कह सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ फ्रीडम। वो मतलब इमेजिनेशन करने लगे थे कि हमने ब्रिटिशर्स की इतनी ज़्यादा हेल्प किया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर वार दे विल गिव अस सम फैसिलिटीज, मीन्स पार्ट ऑफ द फ्रीडम। ब्रिटिशर्स भी बच्चों ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अंग्रेजों ने हमारी मदद की, इंडियंस ने हमारी मदद किया है। इंडियंस हैंड हेल्प्ड अस वेरी मच इन द
फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैट्स वाई नाउ दे विल स्टार्ट टू डिमांड द फ्रीडम। तो उस डिमांड की फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए बच्चों, टू सप्रेस द डिमांड ऑफ द फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए, डिमांड ऑफ फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए बच्चों, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर एक एक्ट भेजा जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, रॉलेट एक्ट वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया, which purpose was to suppress the demand of the freedom by the Indian people। ठीक है बच्चों, इस डिमांड को सप्रेस करना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पस था। दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ द दिस वाज द मेन टारगेट ऑफ द रॉलेट एक्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट a lot of number of powers has been given to the British government टू सप्रेस द डिमांड ऑफ फ्रीडम। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी डिमांड को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बच्चों अलॉट ऑफ पावर दे दिए गए, और वो अलॉट ऑफ पावर्स हैज बीन अलॉटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम ऑफ डिमांड ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडियन। तो ये था बेटा रॉलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इफ एनीवन इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, इफ एनीवन इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, then he will send to jail without telling him any reason for 2 years। दिस वाज द, इसी वजह से इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, कि इफ एनीवन इज आल्सो मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब डिमांड ऑफ द फ्रीडम दैट वाज ऑलवेज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू सप्रेस द डिमांड ऑफ द फ्रीडम। एंड उसको उन्होंने नाम दिया कि अगर कोई भी बंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, तो ही विल सेंड टू जेल फॉर 2 years विदाउट टेलिंग हिम एनी रीजन। बिना उन्हें किसी कारण बताए हुए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा बच्चों दिस वाज द एक्सप्लेनेशन इन द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में बेटे दिस वाज द एक्सप्लेनेशन इन रॉलेट एक्ट दैट इफ एनीवन इज आल्सो गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन ही विल सेंड टू जेल विदाउट टेलिंग हिम एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए हुए। इसी पर मिस्टर मोतीलाल नेहरू, हु वाज फादर ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हैज कमिटेड that now appeal, वकील, दलील is going to be ended by the Rowlatt Act। उन्होंने कहा अब अपील, वकील, दलील का कोई मतलब नहीं रहेगा, अब कोई मतलब नहीं रहेगा अब वकील करने का, अब कोई मतलब नहीं रहेगा अपील करने का, अब कोई मतलब नहीं रहेगा दलील देने का, क्योंकि अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस बनता है तो उसने 2 साल जेल में रहना ही पड़ेगा, बिना उन पर कोई केस फाइल किए हुए, बिना उन पर कोई मुकदमा चलाए हुए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि अब अपील, वकील, दलील का एंड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों रॉलेट एक्ट इंडिया मार्च 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया। मार्च 1919 में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया। रॉलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन मार्च 1990। बच्चों जब रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत इंडियन नेशनलिस्ट या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स विद महात्मा गांधी आल्सो, महात्मा गांधी भी उनमें से इंक्लूडेड थे। तो महात्मा गांधी ने भी बच्चों महात्मा गांधी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दोज नेशनलिस्ट। तो उन्होंने इस बात का अपोज किया कि रॉलेट एक्ट इज नॉट, कहाँ हम फ्रीडम की इमेजिनेशन, पार्ट ऑफ फ्रीडम, हम कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं कर रहे बेटा, इमेजिनेशन कर रहे हैं। कहाँ हमें बदले में फ्रीडम की बात करने पर भी रोक लगाई जा रही है कि अगर हम फ्रीडम की बात करेंगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करेंगे, तो हमें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस वाज द प्रोविजन in this act, if anyone is also going to stand against the British government, then he will send to jail without telling him any reason for 2 years। बिना उसे किसी कारण बताए उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन था बच्चों रॉलेट एक्ट में। दिस वाज द प्रोविजन इन द रॉलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो गलत बात है। दैट्स व्हाई ही अनाउंस द हड़ताल ऑल ओवर द इंडिया। पहली बार बच्चों महात्मा गांधी ने कोई नेशन वाइड डिसीजन लिया, वरना अभी तक जो भी उनके डिसीजन होते थे टिल नाउ, वॉट एवर द डिसीजन टेकन बाय महात्मा गांधी, वो आपके लोकल एरिया तक ही लिमिटेड रहते थे, वो लोकल लेवल तक ही लिमिटेड रहते थे। उन्होंने कभी नेशन वाइड मूवमेंट के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। ही हैज़ नेवर डिस्कस अबाउट द नेशन वाइड मूवमेंट, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे आपका बच्चों अहमदाबाद हो। these were the limited movement, 1 or 2 districts, but first times to oppose the Rowlatt Act, Mahatma Gandhi has announced the nationwide hartal
नेशनल लेवल के बच्चों उन्होंने मोमेंट की बात किया और उन्होंने कहा नेशन वाइड हड़ताल की बात किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट महात्मा गांधी टेक द डिसीजन ऑन नेशन वाइड, देश लेवल पर उन्होंने डिसीजन लिया। और उन्होंने कहा कि टू अपोज द डोलर एक्ट का अपोज करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 30 मार्च 1919 को ऑल ओवर इंडिया 30 मार्च 1919 को ऑल ओवर इंडिया पर हड़ताल ऑर्गेनाइज करेंगे। इट वाज डिसाइडेड बाय महात्मा गांधी दैट ऑन 30 मार्च 1919 को ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हड़ताल ऑर्गेनाइज होगी। हड़ताल विल ऑर्गेनाइज ऑल ओवर द इंडिया ऑन 30 मार्च 1919 को बच्चों उन्होंने कहा कि 30 मार्च 1919 को उन्होंने कहा कि हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हड़ताल करेंगे टू अपोज द रॉलेट एक्ट बच्चों। बट लेटर ऑन महात्मा गांधी वाज इन्फॉर्म, लेकिन कुछ समय बाद महात्मा गांधी को इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऑन 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 को बच्चों 1919 को इंग्लैंड के किंग इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। लेटर ऑन महात्मा गांधी वाज इन्फॉर्म दैट ऑन 6 अप्रैल 1919 को किंग जेम्स George V is going to visit to India. That's why the date of Hartal by Mahatma Gandhi was changed from 30 March to 30 मार्च से डेट को 30 मार्च से डेट को बच्चों 30 मार्च से डेट को चेंज करके बच्चों 6 अप्रैल कर दिया गया। मैंने जगह पर बहुत जगहों पर बेटे डेट चेंज करने की इन्फॉर्मेशन पहुंची और बहुत जगह पर डेट चेंज होने की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। रिजल्ट क्या हुआ कि 30 मार्च को बहुत जगहों पर 30 मार्च को हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई और बहुत जगहों पर बच्चों बिकॉज द प्लेसेस वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेट ऑफ चेंज ऑफ हड़ताल हैज द डेट ऑफ चेंज ऑफ हड़ताल हैज नहीं द डेट ऑफ चेंज ऑफ हड़ताल हैज चेंज। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंची वहाँ पर हड़ताल जो हुई बच्चों 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हुई और जहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ द हड़ताल की डेट नहीं पहुंची वहाँ पर हड़ताल 6 मतलब जहाँ पर 30 मार्च को ही ऑर्गेनाइज हुई। तो हड़ताल डिवाइड हो गई बच्चों। मैनी प्लेसेस द हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज ऑन 30 मार्च एंड इन मुंबई इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। तो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पीसफुली पास आउट हो गई। ऑल्दो द सपोर्टर ऑफ द किंग्स एज वेल एज सम सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी सम कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हुए, कुछ वायलेंसिव छोटी मोटी वायलेंसिव इंसिडेंट हुए, बट हड़ताल को कम्प्लीटली पीसफुली समझा गया और हड़ताल पीसफुली पास आउट हो गई। आई हैव टोल्ड यू द कंडीशन ऑफ द, मैं जब पहली बार आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था द कंडीशन ऑफ द पंजाब वर नॉट in favor of the peaceful conditions because there was a continuous public agitations। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। इस वजह से बच्चों वहाँ पर जनरल डायर ब्रदर्स को मिस्टर जनरल ओ डायर और जनरल एल डायर एंड जनरल ओ डायर को गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर बना करके बच्चों पंजाब भेजा गया एंड कम्प्लीटली दे वर अथराइज्ड टू एस्टेब्लिश द पीस। फॉर दैट ही हैज आल्सो killed, yeah, he has encountered many of the peoples. That's why the condition of the Punjab were not peaceful. There was very much aggressive conditions was present in the Punjab. At the same time, on 10 April 1919, two famous leaders of the Punjab, Mr. Satyapal or Dr. Saifuddin Kichlu, who were very popular local leader of the Punjab, were arrested by the British government. Result बच्चों क्या हुआ कि people of Punjab becomes very much aggressive and they decided to mass agitations against the British government and बच्चों उसी समय because of the violent conditions and not peaceful conditions, British government ने पंजाब में बच्चों मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। I am explaining that what is martial law. Martial law is the law when the civil government is not able to handle all the conditions, then all the power is handed over to the military. when बच्चों civil government able नहीं होती है to handle the condition, then all the powers are handed over to the army. तो आर्मी बच्चों उसको अपने हिसाब से हैंडल करती है एंड ऑल द पावर्स वर हैंडेड ओवर टू जनरल डायर
Dyer, General L. Dyer and General O. Dyer. And General Dyer has announced that none types of the political meeting all over the Punjab is allowed. But unfortunately on 13 March 1919, बच्चों 13 March 1919, there is a very famous festival of Punjabi every year that is come to known as a Vaisakhi. तो वैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए एज यूजुअल एवरी ईयर्स देयर वाज ए लार्ज फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द पंजाब इन जलियावाला बाग in Amritsar. So as usual, and that year also a large crowd was gathered in the Jallianwala Bagh to celebrate the Vaisakhi festivals, and to see the fairs. The people of the nearby villages of the Amritsar who were completely unknown from the martial law. They don't know the meaning of the martial law. They were gathered there to celebrate the Vaisakhi festivals and to see the fairs. When General Dyer reached there, he ordered to his troops to fire on the innocent public. बच्चों मैं आपको बता दूं कि जनरल डायर ने अपने कमिटमेंट में ये कहा था, जनरल डायर हैज कमिटेड दैट आई हैव गिवन टाइम फॉर 3 मिनट टू रन टू लीव द जलियन बाग, बट हाउ इज दैट पॉसिबल दैट ए लार्ज क्राउड हैविंग ओनली 1 or 2 एग्जिस्ट गेट ऑफ द बेटे जलियांवाला बाग की पोजीशन कुछ ऐसी है कि वहाँ पर केवल 2 ही गेट्स हैं, ओनली 2 गेट्स आर प्रेजेंट. जैसे एक बहुत पतला सा रास्ता गया हुआ है ऐसे, तब जाकर के यहाँ से और यहाँ पर जाकर के जलियांवाला बाग है, चारों तरफ से बाउंड्री है. तो केवल यही एक रास्ता है जो जिसके थ्रू अंदर जाना होता है, जिसके थ्रू बाहर आना होता है. तो क्या हुआ कि इतनी लंबी क्राउड, इतनी बड़ी क्राउड कैसे 3 मिनट में खाली कर सकती थी. और वैसे कहा भी जाता है कि वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे लाइक उधम सिंह जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि दे हैव नेवर वार्न, दे डायरेक्टली स्टार्टेड टू द फायर ऑन द इनोसेंस पीपल. तो इस तरीके से बच्चों जनरल डायर का ये कृत्य ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया. एंड वो वहाँ पर पहुँचे एंड डायरेक्टली ऑर्डर टू द हिज ट्रूप्स टू स्टार्ट द फायर ऑन द इनोसेंट पब्लिक. इट मीन्स सेड दैट पब्लिक वर रनिंग हियर एंड देयर, innocent people were running here and there to save their life, and there was continuous firing on the innocent publics, and it being said that approx 8 minutes some second तक continuous firing होती रही. रिजल्ट हुआ क्या बच्चों कि इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रॉक्स 7,000 something 800 approx people were killed in the Jallianwala Bagh incident, while according to the Indian क्योंकि जो जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी. एक कमेटी आपकी जो बनाई गई थी वो बेटा तहकीकात कमेटी थी, और एक दूसरी कमेटी जो थी दैट वाज फॉर्म जज हंटर की लीडरशिप में हंटर कमेटी. जो हंटर कमेटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी, जबकि जो आपकी जो तहकीकात कमेटी थी दैट वाज फॉर्म इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मदन मोहन मालवीय by the member of the Congress. And according to Tehqiqat committee, minimum 2,000 people were killed in this accident, while more than 10,000 people were injured in the Jallianwala Bagh incident. While according to the Hunter committee, only 700 or something or 800 people were killed in this accident, and 3,000 approx were injured. This was the difference between the Tehqiqat committee and Hunter committee. But finally ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया. इट बीइंग सेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सच इन्वायरमेंट कि ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया बच्चों कि ऐसा श्योर हो गया, ऐसा फिक्स हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन टारगेट इंडिया में एक अच्छी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर टेरर क्रिएट कर करके इंडिया को अपने कंट्रोल में रख करके इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करना था. तो इस तरीके से बच्चों ऑल द इंडियन पीपल वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. कहा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे. तो उस समय बच्चों महात्मा गांधी महाराष्ट्र में थे. कहाँ पर बच्चों थे? महाराष्ट्र में थे. और जब उनको पंजाब की कंडीशन के बारे में पता चला तो कहते हैं कि वो बेटे यहाँ से भागे गए और पंजाब जैसे पहुंचे वैसे उन्हें गाड़ी में बैठा करके फिर से माब में छोड़ दिया गया. तो इस तरीके से वो फिर से पंजाब के लिए भगे, लेकिन तब तक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका था. तो इस तरीके से बच्चों जलियांवाले बाग इंसिडेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, एंड ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो गई, ऐसी सच सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जैसे लगा कि अब
ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। नाउ इट हैज बीन आल्सो डिसाइडेड दैट नाउ द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। बच्चों मैं बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय इंडियन आर्मी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उस समय इंडियन सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट था कि अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर्स या कोई भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह करके अगर कोई ऐसे काम करता है जो कि बहुत ही अनलीगल है, तो उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस था। बस कोई बाकी सजा का कोई प्रोविजन नहीं था। मैक्सिमम ये था कि अगर कोई भी बंदा कोई ऐसा बहुत गलत से गलत काम इंडिया में आके करता है तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट होगा कि उसका टर्मिनेशन फ्रॉम द बच्चों उसके जो उसका सर्विस होगा उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और बाकी उसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जब जनरल डायर यहाँ से ये इतना बड़ा एक्सीडेंट करके पंजाब वो गए, उन्हें सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया फॉर द पनिशमेंट ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। तो बच्चों जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें डिफरेंट नेम्स दिए गए, जैसे उनको कहा गया कि शेर मतलब टाइगर ऑफ द ब्रिटेन, टाइगर ऑफ द इंग्लैंड, ऐसा करके उनको दिया गया, शेर ए इंग्लैंड ऐसा करके उनको नाम दिया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ही वाज वेलकम्ड वेरी मच इन द ब्रिटेन आफ्टर रिटर्निंग आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते चल रहे हैं। तो गांधी जी ने बच्चों कहा कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। इसमें से आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है खिलाफत मूवमेंट। क्या है बच्चों? खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट क्या है, हमें आज पढ़ना है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है बच्चों। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट क्या है, हमें वी हैव टू डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट द खिलाफत मूवमेंट की खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ। तो बच्चों खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ कि जैसा कि आप लोग जानते हो या मैंने पिछले वीडियोस में सब पढ़ा रखा है, टॉपिक में रिवीजन पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से आप लोग जानते हो कि खिलाफत एक खलीफा होते थे आफ्टर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद, जिन्होंने इस्लाम धर्म को इस्टेब्लिश किया। बच्चों उनकी डेथ के बाद क्या पोजीशन हुआ, उनकी डेथ के बाद एक पोस्ट बनाई गई जिसे खलीफा कहा जाता था, जो कि मोहम्मद साहब की एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, मोहम्मद साहब की एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए बच्चों एक पोस्ट बनाई गई विच वाज कम टू नोन एज ए खलीफा। और बच्चों धीरे धीरे करके पहले बगदाद का जो खलीफा होता था वो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड होता था, लेकिन धीरे धीरे ये पावर बेटे टर्की के खलीफा के पास ट्रांसफर हो गई। कैसे ट्रांसफर हो गई ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पूरा में फिर पूरा खिलाफत पूरे खलीफाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अबू बकर से लेकर के हु वाज फर्स्ट खलीफा से लेकर के हमें टर्की के खलीफा तक हु वाज टर्मिनेटेड। तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं। बस आप लोग अपने कोर्स में इतना समझ लो कि टर्की के खलीफा के पास उस समय खलीफा की पावर थी। खलीफा मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। हम आपको बता दें बच्चों उस समय आज भी बेटे मुस्लिम कम्युनिटी में ये था कि एक ही बंदा स्पिरिचुअल हेड और एक ही बंदा पॉलिटिकल हेड बन सकता है। वो जो बंदा राजा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो धार्मिक हेड भी बन सकता है। लेकिन मोस्टली हिंदू केसेस में तो माना जाता है कि द पर्सन हु इज पॉलिटिकल हेड कैन नेवर बी द रिलीजियस हेड, बट आज वो हिंदू धर्म में भी ऐसा होने लगा है। एग्जाम्पल आपके योगी जी हैं जो क्या कहते हैं